सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपका जो सीटेट 2018 का पेपर हुआ था, सीटेट 2018 के मैथ का पूरा सोल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं 300 प्रश्न के। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले के 2019 के जो पेपर हैं दोनों और 2021 के सभी पेपर का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सभी सीटेट के मैथ्स के पेपर के और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के पेपर को आप देख सकते हैं, उनका सोल्यूशन। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। बोला जा रहा है कि प्राथमिक में बच्चे जो गणित सीख रहे हैं, इसका जब आकलन किया जाए तो उसका ध्यान किस चीज पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो गणितीय अवधारणाओं को समझना पहला है, दूसरा है गणितीय भाषा का विकास, तीसरा है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता और तर्क कौशल का विकास। तो ये तीनों जो है वह गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा का विकास और तर्क कौशल का विकास, यह तीनों ही सही है। जबकि जो तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, गणितीय समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, बच्चा आते ही बिल्कुल निपुण नहीं हो जाएगा, बिल्कुल वह लगातार सभी प्रश्नों के जवाब देने में निपुण नहीं हो जाएगा। तो इससे आकलन नहीं करना चाहिए। बच्चा समझ पा रहा है, उसे मौका मिल रहा है, वह खुद से चीजों को समझ पा रहा है कि नहीं, इन सारी चीजों पे ध्यान देता है। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा, गणितीय समस्याओं को जवाब देने में सटीकता, तो यह ऑप्शन जो गलत है, इसलिए यहाँ पे सही है। अब इसके बाद अगला देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 32 है, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो प्राथमिक कक्षाओं में जब गणितीय अवधारणा के विकास करना है हमको, तो किस क्रम में चीजों को बताना है। तो सबसे पहले जो है वह बच्चों को अनुभव प्रदान किया जाता है। ठीक है, अनुभव प्रदान किया जाता है। उसके बाद आप देखिए कि भाषा के माध्यम से टीचर उनको बोल करके सिखाते हैं। ठीक है, तो तीसरा, फिर चौथा, फिर उसके बाद देखिए चित्र बनाना और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। तो उसके बाद आप चित्र बना करके बच्चों को समझा सकते हैं, चित्र के माध्यम से भी बच्चे अच्छे से समझेंगे। और उसके बाद चौथा ऑप्शन लास्ट में, ये दूसरा ऑप्शन, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। तो अब आप क्रम में लगा लीजिए, सबसे पहले आएगा तीसरा, फिर आएगा चौथा, तीसरे के बाद चौथा आएगा, फिर आएगा पहला, फिर आएगा दूसरा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33, एक बच्चे ने नीचे दिए गए अनुसार दो संख्याओं को घटाया। अब यहाँ पे देखिए बच्चा घटाने में गलती कर रहा है, वह 7 में से 3 घटा दे रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। तो बच्चों को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं, बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है, बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है, यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पहला ऑप्शन है, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं, यह पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 34 है, अधिगम और आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए पहला है कि शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, प्रगति रिपोर्ट का विकास, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो अधिगम और आकलन के चक्र में आप पहले क्या करेंगे, यह यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो होता है वह आती है प्लानिंग, सबसे पहले आती है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप योजना बनाओगे और उसके बाद आप देखिए क्या करोगे, फिर उसके बाद जब आप योजना बना लोगे तब आप पढ़ाने जाओगे, तो फिर
शिक्षण अधिगम के साथ साथ एकीकृत आकलन, जब आप बच्चों को पढ़ाओगे तो साथ साथ उनका आकलन भी थोड़ा बहुत करते हुए चलोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप प्रगति रिपोर्ट का विकास करोगे कि बच्चे की कैसी प्रोग्रेस हो रही है, तो तीसरे स्थान पे आ जाएगा। और बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि सबसे लास्ट में आएगा, फीडबैक, प्रतिपुष्टि। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन। अब ये क्रम में लगा लीजिए, सबसे पहले आएगा दूसरा, सबसे पहले दूसरा, फिर पहला, दूसरा, पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो हो जाएगा यह करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35 है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है? तो रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल हो जाता है। जैसे आप देखते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स प्लेस होते हैं, वैसे रोमन अंकों में प्लेसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए रोमन अंकों में गणना करना मुश्किल हो जाता है। तो यही ऑप्शन जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 36 है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं और भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने बच्चों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं तो क्लास में बेंच हो गया, मेज हो गया, डस्टर हो गया और फैन हो गया, तो इन सभी चीजों के बारे में, वस्तुओं के बारे में बच्चों से अपनी भाषा में बताने को कहते हैं। तो यह कैसी प्रक्रिया है, यह कैसी गतिविधि है, शिक्षक इससे क्या चाह रहा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया गया है, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वह डबसराडस खेलने का आनंद लेते हैं। तीसरा है, यह बच्चों के अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। तो जहां भी बच्चों को अवसर देने की बात आती है, जहां भी बच्चे खुद से कुछ करके सीखने का अवसर पाते हैं, वही ऑप्शन सबसे सही होता है मैथ पेडागोजी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अवसर मिलना शब्द आ रहा है। ठीक है, बच्चों को अवसर मिलता है खुद से सीखने का। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा तीसरा, यही सही हो जाएगा। और चौथा देखिए, यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय देती है। तो सबसे उचित उद्देश्य जो है वह तीसरा है कि यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो कि उनके वस्तुओं के आकार के संबंध में उनका जो समझ होता है उसको डेवलप करता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 37 है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, सभी गणितीय संख्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, में स्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। तो देखिए आपने देखा होगा कई सारे दुकानदार ऐसे भी होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जो लोग मान लेते हैं सब्जियां बेचते हैं कुछ लोग, या किसी किराने की दुकान पे कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, फिर भी वह दुकान चला लेते हैं। तो यह कोई आवश्यक नहीं है पढ़ा लिखा होना, बस गणित की समझ, जोड़ घटाने की समझ होनी चाहिए। तो इसलिए अशिक्षित दुकानदार का उपयोग किए जाने वाली गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षक द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38 है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों को एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए, यह यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब देखिए एक क्लास में कई तरीके के बच्चे होते हैं,
कई बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कई बच्चे थोड़ा लेट सीखते हैं, कई बच्चे की क्षमताएं जो होती हैं सभी बच्चों की वह अलग अलग होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखिए एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर, तो देखिए पूरे क्लास को एक साथ आपको लेकर के चलना होता है। तो आप एक ही क्लास में अलग अलग समूह बना करके अलग अलग प्रश्न दोगे तो ये सही तरीका नहीं है। एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर, और तीसरा है अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर ताकि वह एक दूसरे से सीख सके। तो यह सबसे सही ऑप्शन है, तीसरा जो है यह सही हो जाएगा। और चौथा देखिए कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके उच्च क्षमता वाले बच्चों की जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में दे करके। तो सबसे सही ऑप्शन जो है वह सभी प्रकार के बच्चों को आप मिला जुला करके रखो, तो अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर ताकि वह एक दूसरे से सीख सके। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 39 है। गणित में सीखने के लिए प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं, देखिए लर्निंग आउटकम्स मतलब कि सीखने के प्रतिफल, मतलब कि बच्चा एक क्लास में क्या सीख रहा है, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में वह क्या सीख रहा है, यह क्यों डिफाइन किया गया है। क्यों? क्योंकि गणना के लिए बच्चों को लघु विधि बताई जाए, ये गलत ऑप्शन है। विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, ये भी गलत है। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जा सके, इसीलिए यह किया जाता है। सीखने का जो प्रतिफल है, लर्निंग आउटकम है, वह इसीलिए किया जाता है ताकि बच्चे हर क्लास में सीखते हैं और जो जो चीजें वह सीखते हैं उसको परिभाषित किया जा सके, इसलिए लर्निंग आउटकम विकसित किए जाते हैं। चौथा ऑप्शन है वर्ष के अंत में परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, तो इससे मतलब नहीं है, मतलब है कि यह लर्निंग आउटकम इसलिए डिफाइन किए जाते हैं ताकि हर एक क्लास में बच्चा क्या सीख रहा है, कितना उसको आ रहा है, यह डिफाइन किया जा सके। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 40 है। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, बच्चों का अन्वेषण में लगना। तो यहाँ पे गतिविधि पूछ रहा है, तो बच्चों का अन्वेषण में लगना, चिल्ड्रंस इंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन। तो एक्सप्लोर जब करते हैं बच्चे, अन्वेषण करते हैं, तो यह एक गतिविधि होती है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 41 है। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? अब बच्चों को गिनती सिखाने के लिए, ठीक है, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा आवश्यक नहीं है यहाँ पे, यह बताना है। अब ऑप्शंस देखिए, एक एक संगता, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग बताते हैं, जैसे एक पेंसिल हमने हाथ में लिया, एक पेंसिल हाथ में लिया, तो इसको हम बता देते हैं कि ये एक है। 2 पेंसिल लिया तो 2 बता देते हैं, 3 पेंसिल लिया तो 3 बता देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को शुरू में गिनती सिखाया जाता है। इसके बाद देखिए क्रमबद्धता, तो हम लोग क्रम से गिनती सिखाते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। फिर इसके बाद देखिए तीसरा, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। अब रैंडमली, मतलब आप किसी भी संख्या का नाम बोल दे रहे हो, 5 बोल दे रहे हो, 7 बोल दे रहे हो, 13 बोल दे रहे हो, या 2 बोल दे रहे हो, तो इस तरीके से बच्चों का टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से गिनती सिखाया नहीं जाता। तो यहाँ पे जो नहीं आवश्यक, सिखाने के लिए आवश्यक नहीं है, तो यह जो तीसरा ऑप्शन है यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, और चौथा है समूह बनाना। यहाँ पे जो नहीं आवश्यक है वह है संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 42 है। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं?
एक बच्चे से पूछा गया कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो वह सीधे से क्षेत्रफल का सूत्र बता रहा है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि बच्चे की क्या समझ है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखिए नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बच्चे ने किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल कोई भी एक जो बंद आकार है, कोई भी आकृति है, कोई भी क्षेत्र है, इस तरीके से इसका जब हम लोग मापते हैं, इसको जब हम लोग मापते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। तो यह एक विचार है, ठीक है, जिसे बच्चे ने आयत के क्षेत्रफल के रूप में बताया है, ठीक है। तो यही हो जाएगा सही ऑप्शन, बच्चे ने किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखिए, बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है। तो हमेशा लंबाई गुणे चौड़ाई ही नहीं होता है क्षेत्रफल, यह आपको भी पता है। फिर चौथा देखिए, बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। तो ये भी गलत है। सबसे सटीक जो उत्तर है यह यही है कि बच्चे की जो समझ है वह अभी आयत पे सीमित है। वह सामान्य रूप से जो डेवलप करना चाहिए था कि किसी भी बंद आकृति का जो क्षेत्र का माप होता है उसे हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, यह आयत पे सीमित हो गया है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं संख्या 43 है, गणित सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। हर कोई गणित सीख सकता है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। तो देखिए गणित सीखने को कोई भी सीख सकता है, सबसे सही कथन जो है वह यही है, ठीक है। और गणित कोई भी सीख सकता है, देखिए चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, उसकी कोई भी उम्र हो, ठीक है, बच्चा हो, वृद्ध हो। और सबसे सटीक जो कथन है, सबसे सत्य जो कथन है वह यही है कि हर कोई गणित सीख सकता है, ठीक है। अब जो पहला स्टेटमेंट है कि कठिन विषय है, तो ये हर किसी के स्तर पे डिपेंड करता है। कोई वही चीज जल्दी सीख लेता है, कोई वही चीज देर से सीखता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा फिर। और ये जो लड़कियों के बारे में कहा गया ये भी गलत है। और चौथा जो है कि गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, तो ये भी वही बात आती है स्तर की बात। अगर किसी को बहुत अच्छे से चीजें तुरंत वह समझ लेता है तो वह कम अभ्यास में भी, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कठोर अभ्यास, यह बिल्कुल सत्य वचन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सबसे सही जो है यह कि हर कोई गणित सीख सकता है, यही है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 44 है, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि या प्रयोगशाला विधि। अब देखिए शिक्षक ने पहले ही एक शीट दे दी है बच्चों की जिसपे 4 त्रिभुजों को खींचा गया था, ठीक है, जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और भुजाओं के बीच संबंध को शिक्षक तो पहले ही एग्जाम्पल के माध्यम से टीचर ने एक एग्जाम्पल दे दिया है और करके बच्चे करके सीख रहे हैं, ठीक है। तो यह कौन सी विधि हो जाएगी? यह हो जाएगी आगमन विधि, जो कि आपको पता है कि आगमन विधि में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एग्जाम्पल दिया जाता है और उसके बाद नियम को बताया जाता है। तो सबसे पहले यही यहाँ पे काम किया गया है कि शिक्षक ने 4 समकोण त्रिभुजों को पहले एक शीट के माध्यम से बच्चों को दिया है और उसके बाद नियम को बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय को, ठीक है। तो इसलिए पहला ऑप्शन आगमन विधि सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? संकल्पना मानचित्र, अब ऑप्शंस यहाँ पे पढ़िए। सबसे पहले आप समझिए कि संकल्पना मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैप्स क्या होते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट मैप्स क्या होते हैं, तो इस तरीके से समझिए कि गणित में सबसे पहले नंबर्स के बारे में, फिर गिनती बच्चों को सिखाई जाती है, टेबल सिखाया जाता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं।
और जैसे जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट मैप। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैप हो जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं। कैसे एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट को अलग अलग ऐसे मानचित्र के माध्यम से दिखाना, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, संकल्पना मानचित्र। तो अब पूछ रहा है कि के बारे में सत्य नहीं है, तो संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षक द्वारा बनाया जाना चाहिए। तो यह जो है, यह बात बिल्कुल सही नहीं है। जो कि आपसे पूछा है कि सही नहीं कौन सा है, तो यही दूसरा ऑप्शन। यह बात बिल्कुल सही नहीं, केवल शिक्षक ही संकल्पना मानचित्र नहीं डेवलप कर सकते हैं, और भी लोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित होता है, मतलब कि हायरार्किकल होता है, उसमें हायरार्की होती है। आप एक चीज सीखते हैं, उसके बाद दूसरा चीज सीखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट, तो यह बिल्कुल होता है हायरार्किकल। इसके बाद देखिए, संकल्पना मानचित्र एक नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक होता है। ठीक है, संकल्पना मानचित्र के माध्यम से जो नया शिक्षण, जो नई चीज बच्चे को सिखाई जा रही है, उससे पिछले जो बच्चा सीखा है उससे जोड़ने में सहायक होता है। तो ये भी कथन सत्य है। सारे कथन सत्य हैं, दूसरे को छोड़ के, तो दूसरा सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ तक हमारी पेडागोजी खत्म होती है। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 46 है, 2/3 धन 4/5। तो हर समान करेंगे तो हो जाएगा 15, और यहाँ 5 के गुणा 2 में होगा। ठीक है, 5 गुणे 2 लिखाएगा, फिर धन 3 गुणे 4 लिखाएगा। अब इसे देखिए, 10 और 12, 22/15 हो जाएगा। और इसे कितना लिखा जा सकता है, हासिल के रूप में अगर लिखें तो एक सही, और 15 और 7 22 होता है, तो एक सही 7/15, एक सही 7/15 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शंस में देखेंगे हम कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन, एक सही 7/15। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, नीचे दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है, यह पूछा जा रहा है। तो सभी समांतर चतुर्भुज हैं। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा आप जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं अगर समांतर हों, आमने सामने की भुजाएं अगर समांतर हों, तो वह क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए, आपको दो सम चतुर्भुज दिख रहे होंगे। सम चतुर्भुज आप समझते हैं, ऐसे चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जो कोण होते हैं वह 90 अंश के नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज और ये चतुर्भुज आपको सम चतुर्भुज दिख रहे होंगे, और यह वर्ग दिख रहा होगा, और यह एक आयत दिख रहा होगा। ठीक, अब आपसे बोल रहा है कि कौन सा कथन ठीक नहीं है, वह आपको बताना है। सभी समांतर चतुर्भुज हैं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो आप चारों चतुर्भुज को देखेंगे तो आमने सामने की भुजाएं जो है वह समांतर हैं। चाहे हम सम चतुर्भुज, दोनों सम चतुर्भुज की बात करें, इनमें भी दोनों आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, और वर्ग और आयत में तो होती ही है। तो यहाँ पे सभी जो हैं वह सम चतुर्भुज कहे जा सकते हैं, क्योंकि सभी के जो भुजाएं हैं वह समांतर हैं। अब इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे अभी हमने देखा कि चारों समांतर हैं। अब यह जो स्टेटमेंट है यह गलत है, तो इसलिए यह ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। और तीसरा और चौथा देखेंगे आप, इनमें से दो सम चतुर्भुज हैं, तो बिल्कुल सही, मैंने आपको पहले ही बताया, दो सम चतुर्भुज हैं, और इनमें से दो आयत हैं। एक वर्ग मैंने आपको बताया, एक आयत बताया। तो वर्ग भी जो होता है वह आयत होता है। ठीक है, जैसे आयत की परिभाषा क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग में भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आप इस तरीके से देखें, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं, तो वर्ग भी एक तरीके से आयत हुआ। तो इनमें दो आयत, तो सारी स्टेटमेंट सही हैं, यही स्टेटमेंट गलत है। अब इसके बाद देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 48 है, निम्न में से कौन सा 11,1111 है। 11,000, देखिए 11,000 है, ठीक, और 1100 है, 1100 है, और 11 है। इन सभी को आप जोड़ लीजिए, 11,000, 1111। तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 और 1। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा, 1 2 और 111। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, बिंदु A और B नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का
प्रतिनिधित्व करते हैं। अब यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ की गई है, ए पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, बी पॉइंट। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी है। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए 25,000 ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से आप जो पॉइंट्स दिखाए गए हैं इनको गिनिए, तो 1 2 3, ए तीसरा है, फिर चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। 7 पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वह कितने का है? 14,000 का है। 14,000 पे 7 पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब कि एक पॉइंट में कितना रिप्रेजेंट हो रहा है? एक पॉइंट पे 7 से काटिए 14 को तो 2,000 आएगा। तो एक पॉइंट पे 2,000 का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है। एक पॉइंट अगर आप बढ़ते हैं तो 2,000 का अंतर आएगा, मतलब यहाँ पे 25,000 है तो अगला पॉइंट 27,000 होगा, फिर 29,000, फिर ए कितना होगा? ए देखिए 6,000 जोड़ दिए 25,000 में तो 31,000, ए हो जाएगा 31,000। फिर उसके बाद देखिए सभी जो पॉइंट्स हैं वह 2-2 हजार के, यह आपको पता है 39,000, तो यह कितना हो जाएगा? 41, ये हो जाएगा 43, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 47, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 51 और ये हो जाएगा 53। तो बी कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा 53,000। अब घटा लीजिए, क्योंकि आपसे बिंदु ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो 53,000 माइनस 31,000, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 22,000, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, या सीधे सीधे ए और बी के बीच में कितने बिंदु पड़ रहे हैं यह निकाल लीजिए और उसमें से 2 से गुणा कर देंगे 2,000 से, तो आपको इकाइयां पता चल जाएंगी। तो 22,000 इकाइयां, यही सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 50 है। 3 सही 1/4 किलो चीनी से 1/16 किलो चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? अब हमारे पास क्या है? 3 सही 1/4 किलो चीनी है, ठीक, और हमें बनाने हैं 1/16 किलो के पैकेट्स, ठीक। जैसे अभी मान लेते हैं हमारे पास 4 किलो चीनी होता और हमें बनाने होते 1-1 किलो के पैकेट, तो हम 1 से भाग करते हैं, हमको मिल जाता कि 4 पैकेट बन सकते हैं, या सीधे सीधे हम बता देते। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमारे पास चीनी देखिए है, इसको सही से भिन्न के रूप में करेंगे तो 4 त्रिक 12, 13/4, 13/4 किलो चीनी हमारे पास है। अब इससे अगर बांटना है हमें 1/16 के पैकेट्स में, तो 1/16 से भाग कर दीजिए। अब देखिए 16 का गुणा हो जाएगा सीधे अंश में, और यहाँ जो अंश है इसका गुणा हो जाएगा हर में, तो ये हो जाएगा 13 × 16 और बटे 4 गुणे 1, तो 4 से काटिए 16 को तो 4 बार में, और 13×4 52, यानी कि 52 पैकेट्स जो हैं वह बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको हल कर सकते थे। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 है। हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने के लिए लिया गया समय है। अब 18:40 पे उसने यात्रा शुरू की है और 22:20 पे यात्रा खत्म हो गई है। तो अब देखिए आपको पता है कि ट्रेन में 24 घंटे तक गिनती चलती है, ठीक है। रात के 12 बजे शुरू होती है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से पूरा दिन का 12, फिर दिन का 13 बजेगा, दोपहर में फिर 14, इस तरीके से। तो शाम को 18:40 पे यानी कि 6:40 पे उसने यात्रा शुरू की है, फिर 22:20 पे खत्म हो गई है, यानी कि कितने घंटे यात्रा चली? तो अगर वह 19 बजे शुरू करता तो 19 के बाद 20, 21, 22, 3 घंटे ये और 20 मिनट ये, 3 घंटे 20 मिनट ये हो गए, और 20 मिनट पहले भी वह चल चुका है, तो 3 घंटे 40 मिनट हो जाएगा टोटल। तो पहला जो ऑप्शन है 3 घंटे 40 मिनट, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 52 है। 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग करके 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है? अब देखिए एक बाल्टी है जिसमें पानी आता है कितना? 2000 ml, ठीक है। 2000 ml पानी आता है और 2 बर्तन हमारे पास, एक है 200 ml का और एक है 300 ml का, ठीक है। अब इन्हीं दोनों की मदद से हमें क्या करना है? इसको भरना है।
तो अब कौन सा सही नहीं है? अब देखिए पहले से अगर भरा जाए तो पहले से देखिए जो पहला दिया गया है वह 200 ml को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो दिया गया है वह 300 ml का। तो यहाँ बोला जा रहा है कि 200 ml से एक भरा जाएगा और 6 बार 300 ml से भरा जाएगा। तो 200 ml फिर 6 गुणे 300 ml यानी कि 1800 ml, टोटल कितना होता है 2000 ml। तो यह सही संयोजन है, ठीक है, इससे बाल्टी भर जाएगी। फिर दूसरा देखिए तो 4 गुणे 200 ml फिर धन 4 गुणे 300 ml, तो 4 गुणे 200 ml हो जाएगा 800 ml फिर 4 गुणे 300 ml तो हो जाएगा 1200 ml, टोटल हो गया 2000 ml। तो ये भी सही संयोजन है, इससे भी बाल्टी भर जाएगी। फिर देखिए 7 और 2 तो ये हो जाएगा 1400 ml और ये 600 ml, तो इससे भी बाल्टी भर जाएगी। फिर देखिए लास्ट जो है वह है 6 में गुणा होगा 200 तो 1200 ml और 3 का गुणा होगा 300 में तो 900 ml, ये आ जाएगा 2100 ml। इससे बाल्टी भरेगी नहीं, ओवरफ्लो कर जाएगी, ठीक है। तो निम्नलिखित संयोजनों में कौन सा सही नहीं है? तो चौथा ऑप्शन 6,3 यह सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से यहाँ पे एक भिन्न दिया गया है जिसमें अंश में गुणा हो रहा है और हर में भी संख्या लिखी हुई है दशमलव में, का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है? अब आपको पता होता है कि दशमलव के बाद कोई संख्या पहला जो स्थान होता है वह अगर 5 से छोटा है, जैसे 4 9 तक है, 7.01 से लेकर के 0.49 तक, इसको हम कितना लिख देते हैं? इसको हम लोग सिंपली 7 भी लिख सकते हैं। और यहीं पे अगर 7.6 7.7 तो इसको हम 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही। तो यहाँ पे देखिए 7.1 लिखा है तो इसको हम लिख देंगे 7 और 3.85 लिखा है जो कि 3.5 से बड़ा है तो इसलिए इसको 4 लिख देंगे और इसको लिख देंगे 9। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 7 गुणे 4 और बटे में 9। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे देखिए सही है? तो ऑप्शन जो है 7 गुणे 4 बटे में 9, दूसरा ऑप्शन सही है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 54 है, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयतों का परिमाप क्या है? एक जो ये आप देख रहे हैं एक ग्रिड जो है यह कितना है? यह 4 इकाइयों का है, ठीक। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यह जो घेरा गया है, यह जो घेरा हुआ एरिया है, तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या है? परिमाप आपसे पूछ रहा है। तो देखिए एक ग्रिड को अगर आप देखते हैं तो इसका जो है वह यह वर्गाकार है। तो 4 अगर एरिया आ रहा है तो 4 कैसे आ रहा होगा? 2 गुणे 2, जब भुजा 2 होगी तो यह 2 हो गया, यह 2 हो गया, यह 2 हो गया, यह 2 हो गया, यह 8 इधर हो गया, 8 इधर हो गया और 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया। तो 8 8 16 और 4 4 8, 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24 इकाइयां। तो टोटल परिमाप, आयत का परिमाप कितना आ जाएगा? 24 इकाइयां। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 55 है, एक बच्चे ने 5 विषयों में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे द्वारा अंकों की माध्यिका क्या है? अब 5 विषयों में सभी में 75 अंक लेकर के आया है तो माध्यिका का आप सूत्र भी लगाओगे। विषम माध्यिका का सूत्र होता है n धन 1/2वां पद, यानी कि यहाँ n का मान 5 है तो 3वां जो पद है वह यहाँ पे माध्यिका होगा। 3वां पद कौन सा है? यह जिसकी वैल्यू भी 75 आएगी। तो यहाँ पे उत्तर कितना हो जाएगा? 75। बच्चे द्वारा प्राप्त अंक की माध्यिका कितनी हो जाएगी? 75। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56 है, दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है? यहाँ पे देखिए एक ठोस दिया गया है, ठोस मतलब 3D आकृति। अब इस तरीके से इसको आप देखिए, जैसे एक डायमंड कटा होता है, डायमंड का तो शेप अलग होता है, लेकिन यहाँ पे आप शेप समझने की कोशिश करिए कि जो है वह एक ट्रायंगल बेस है। इस तरीके से एक ट्रायंगल बेस है और इसका जो है मत्था इस तरीके से ये उठा हुआ है और मिला हुआ है, ठीक है। तो ये एक प्रिज्म टाइप का आप समझ सकते हैं, उस तरीके का यह शेप है, ठीक है। यह जो टॉप व्यू आपको दिखाया जा रहा है, अगर ऊपर से आप देखोगे ना तो ऐसा ही दिखेगा, लेकिन ये क्या है? ये मत्था जो है ये उठा हुआ है और यह बेस में इसको एक त्रिभुज बना हुआ है और साइड साइड में आप देख पा रहे होंगे कि 3 त्रिभुज लगे हुए हैं साइड साइड में, ठीक है। साइड साइड में 3 त्रिभुज लगे हुए हैं। अब यहीं से अगर हम लोग इसको खोल दें
तो अब देखिए बेस में जो आपका त्रिभुज दिख रहा है वह त्रिभुज आप ध्यान से देखिए, और यह जो मत्था है यहीं से इसको हम खोल रहे हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट अगर हम खोल के इधर रख दें, ठीक है, तो ये कैसा दिखने लगेगा, यह इस तरीके से दिखने लगेगा, यह इस तरीके से दिखने लगेगा, ठीक। ये वाला पार्ट, अब ये वाला सिरा अगर हम लोग यह वाला जो फलक है यह इधर कर दें तो कैसा दिखने लगेगा, यह वाला सिरा अगर इधर कर देंगे तो इस तरीके से कुछ दिखने लगेगा। फिर इसके बाद देखिए ये वाला सिरा अगर इधर रख देंगे तो किस तरीके से दिखने लगेगा, कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, ठीक है। तो आपको कौन सा ऑप्शन अब दिखने लगा, अब ऑप्शन से अगर आप देखेंगे तो यह दूसरा ऑप्शन आपको देखने लगा। अब सभी को आप मोड़ दोगे तो यही आकृति आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप समझ गए कि यह जो दूसरा वाला है इसी से हमें यह आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन जो है हमारा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या है। अब देखिए लाल भाग 40 है, लाल कितना है, आधा है, आधा भाग कितना है, 40 के बराबर है, ठीक है। आधा भाग जो है वह 40 के बराबर है, तो पूरा भाग कितना हो जाएगा, पूरा भाग हो जाएगा 80। अब सफेद भाग पूछ रहा है तो सफेद भाग पूरे भाग का कितना है, 1/8 है, तो 80 का 1/8 कितना हो जाएगा, 8 से काटिए 80 को 10, तो 10 आ जाएगा। सफेद भाग कितना होगा, 10। ऑप्शन 2 जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 58 है, निम्नलिखित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। तो एक ठोस आकार यह है, देखिए जिस तरीके से अभी आपके पास मान लेते हैं ढेर सारी जो क्यूब्स होते हैं जिनसे हम लोग खेलते हैं, या लूडो की गिट्टिक्स आप समझ लीजिए, इस तरीके से ऊपर नीचे रखी हुई हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब 4 गिट्टक जो है वह नीचे रखी हुई है, उसके ऊपर 3 गिट्टक रखी हुई हैं, फिर उसके ऊपर 1 गिट्टक रखी हुई है। अब इसको आप ऊपर से अगर देखते हो, जैसे मेज पे आपने रख दिया, अब ऊपर से नीचे देख रहे हो मेज की तरफ और गिट्टक रखी है, तो कैसा दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि केवल 4 गिट्टक जो है वह रखी हुई है, ठीक है। अगर बहुत दूर से आप देखोगे कि 4 ही गिट्टक रखी हुई है, तो इस तरीके का कुछ व्यू आपको देखने को मिलेगा जो पहला ऑप्शन में दिया गया है। इसका जो टॉप व्यू होगा, निम्न में से कौन सा ठोस का ऊपरी सतह का दृश्य है, ऊपरी सतह का दृश्य पूछ रहा है, टॉप व्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो इस तरीके का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। पहला देखिए दिया गया है 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, दूसरा है 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। अब 250 रुपए के 200 पैकेट ज्यादा होंगे, 250 रुपए के 200 पैकेट का कुल दाम आप इस तरीके से निकालोगे, और 250 रुपए की एक वस्तु है और उसका 20 दर्जन आपको लेना है, तो 250 गुणे 20 गुणे दर्जन में कितने आते हैं, 12, तो 20 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहीं से आप बता सकते हो दूसरा जो होगा वह ज्यादा होगा, जिसकी लागत ज्यादा होगी वह दूसरे की लागत ज्यादा होगी, तो दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 60 है, 1 ऋण 1 धन 1 ऋण 1 धन 1 ऋण 1 का सम संख्यांक पदों का योग है। अब देखिए सम बार अगर जुड़ा जा रहा है, सम संख्यांक मतलब यहाँ पे देखिए 6 बार संख्याएं आई हैं, अगर यही 8 बार आए, 10 बार आए, 12 बार आए, तो पेयर में देखिए इनका मान कितना हो जा रहा है, 0, ठीक है। और सम में आएगा, सम मतलब होता है कि दो का जोड़ा, जोड़े में मान 0 हो रहा है, और जोड़े में ही अगर बोल रहा है कि संख्यांक पद आए तो इनका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सभी जोड़ों का मान 0 होगा, सभी को आप जोड़ेंगे तो भी मान कितना आएगा, 0 आएगा, तो पहला ऑप्शन 0 सही हो जाएगा। इस तरीके से आपने यहाँ पे पूरा जो क्वेश्चन पेपर है 2018 का वह सॉल्व कर लिया। अब उम्मीद है कि आपको यह जो वीडियो है, यह जो क्लास है, यह पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक कर दीजिए। कम से कम आप अपने 5 मित्रों में इस क्लास को जरूर शेयर करिए, ताकि सभी लोग आसानी से आसान भाषा में पेपर्स को सॉल्व कर पाएं और अपने सीटेट में अच्छा स्कोर कर पाएं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, तो शेयर करिए अधिक से अधिक, और कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अपना
सुझाव जो है वह भी आप कमेंट करा करिए और आपको वीडियो कैसी लग रही है यह भी आप कमेंट करा करिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बगल में बेल आइकन होगा उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सभी विषयों का जो है वह लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सभी विषयों के सोल्यूशन को देख सकते हैं। इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।